अस्सलाम वालेकुम। चौधरी स्पीक्स में खुश आमदीद। तो आइए चलते हैं कहानी के अगले रुख की जानिब। चलो अब तुम्हारे कमरे में चलते हैं, ये कहते हुए वो मुस्कुरा दी। उसने हैरत अंगेज तौर पर खुद को नॉर्मल कर लिया था और अब सिंक से अपने मुंह पर पानी के छींटे मार रही थी। ऑमलेट की 2 प्लेट इसने तैयार की थी और वहाँ दोनों ने बामुश्किल 8 से 10 मिनट गुजारे थे। अभी वो लोग नाश्ते में मसरूफ ही थे जब दोनों वहाँ पहुँच गए। सलीम ने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया, क्योंकि मजीद चंद मिनट की देरी कोई भी क़यामत ढा सकती थी। इसने फौरन ही प्लेट पर हाथ साफ करने शुरू कर दिए, जो बज़ाहिर किचन से ताहिर बनाकर लाया था, लेकिन असल में कामनी ने तैयार की थी। दूसरी प्लेट ताहिर ने संभाल ली। वो मुश्ताक को कोई मौका नहीं देना चाहता था। मैडम, आप भी आज हमारे साथ ही खा लेना। सलीम को ना जाने क्यों अचानक कामनी का ख्याल आया। थैंक यू, मैं नाश्ता नहीं करती, जो करती हूँ वो कर चुकी हूँ। अलबत्ता तुम्हारे साथ चाय जरूर शेयर करूंगी। मेरे कप में चीनी और दूध नहीं डालना। कामनी अग्रवाल की गुफ्तगू से यूं लग रहा था जैसे चंद मिनट पहले इसके दिलो दिमाग पर जो मनोबोझ पड़ रहा था वो अब उतर गया हो। वो पहले की तरह बहुत नॉर्मल और कदरे शौक लहजे में बात कर रही थी। मुश्ताक ने अब तक 3 मरतबा इसकी तरफ चोर नजरों से देखा था और कामनी ही ने नहीं, ताहिर ने भी इसकी चोरी पकड़ ली थी। उसने जानबूझकर मुश्ताक से 2 बातें की थी, गो के वो ये सब कुछ बादल नख्वास्तगी से कर रही थी, लेकिन ऐसा करना इसके लिए नागुज़ीर था। अभी तक मुश्ताक ने पोसवाल के सामने अपना शक ही जाहिर किया था। वो नहीं चाहती थी कि ये बात यकीनी दिखाई दे, हालांकि इसने ताहिर के सामने हथियार डाल दिए थे। इसके दिल ने अकल पर फतह पाई थी। मोहब्बत और फातेह आलम की सच्चाई इसकी रगो पे में सरायत कर गई थी, लेकिन वो मोहतात थी, चौकनी हिरनी की तरह, जिसे किसी भी लम्हे किसी भी सिम्मत से किसी भी दरिंदे के हमले आवर होने का खतरा हो रहा हो। इसने मामूल के मुताबिक इनके साथ तकरीबन आधा घंटा गुजारा था और अब अगली क्लास का वक्त शुरू होने की वजह से बाहर आ गई थी। इसे रोजाना इन तीनों का नफ्सियाती मुतालिया करना होता था, जिसमें इनकी मामूली से मामूली हरकतों का जिक्र भी किया जाता था। आज इसने ताहिर की तरफ से अपने हाथ से नाश्ता करने की ख्वाहिश और बाकी की सारी कार्रवाई भी अपने हिसाब में लिख दी थी, ताकि कोई भी चीज ऑफ द रिकॉर्ड न रहे। दोपहर के बाद वो मामूल के मुताबिक कर्नल भाटिया के ऑफिस की तरफ अपनी रिपोर्ट फाइल करने जा रही थी। इन्हें हफ्ते में एक रोज अपने अपने जेरे तरबियत ग्रुप को कर्नल भाटिया के सामने डिस्कस करना होता था और आज इसकी बारी थी। आज कामनी ने कर्नल भाटिया को पेश करने के लिए रिपोर्ट के साथ एक तजवीज भी तैयार कर ली थी। इसे इश्क ने ये राह सजाई थी। ये अकल का काम नहीं था। इसने अगले ही रोज कर्नल भाटिया को ताहिर से मुतासर होते देख लिया था और अब कर्नल भाटिया के दिल में ताहिर के लिए मौजूद सॉफ्ट कॉर्नर का फायदा इसने उठाना था। सर, ये लड़का बहुत काम का साबित होगा अगर इस पर थोड़ी मेहनत हो जाए। कर्नल भाटिया की तरफ फाइल बढ़ाते हुए इसने ताहिर के मुतल्लिक रिमार्क्स दिए। कर्नल ने सिगार का धुआं फिजा में बिखेरते हुए कहा, हाँ बज़ाहिर तो यही लगता है, लेकिन अभी कुछ कहना कबल इस वक्त नहीं होगा। कर्नल भाटिया ने इसकी तरफ सवालिया अंदाज में देखा। यही बात मैं आपसे कहने वाली थी, इसे जरा और देखना होगा। सर, इससे बहुत काम लिया जा सकता है, बहुत दम है इस लड़के में, इसने बड़े प्रोफेशनल अंदाज से कहा। कामनी की एक तजवीज कर्नल भाटिया के जहन में बैठ गई थी। वाकई ही इसने पहले ही रोज ताहिर के तेवर देखकर अंदाजा लगा लिया था कि सलीम ने इस मर्तबा इसे बड़ा जबरदस्त लड़का दिया है और इससे अब ब्रिगेडियर मल्होत्रा पर फतह हासिल करने के लिए कोई बड़ा कारनामा भी तो करवाना था। यस सर, कर्नल भाटिया की तरफ देखते हुए बड़े मुअद्दब लहजे में कामनी ने कहा, मेक इट योर स्पेशल केस, इसे अपना खास केस बनाओ। कर्नल भाटिया ने यहाँ खास इस्तेलाह इस्तेमाल की थी। माय प्लेयर सर, अपने देश के लिए कोई भी सेवा करना मेरा धर्म और ड्यूटी है सर। आप तो जानते हैं सर कि आज तक कामनी अग्रवाल का कोई स्पेशल केस नाकाम नहीं रहा। हमेशा हमने बेहतरीन रिजल्ट दिया है सर, और आपको इल्म है अब्रॉड पोस्टिंग के लिए मेरा केस हेडक्वार्टर पहुंच गया है। अगर ये लड़का भी मेरा केस बना तो मेरे लिए प्लस पॉइंट होगा सर। अब एक आध प्लस पॉइंट के बाद मुझे ये चांस मिल सकता है। मैं आपकी बहुत धन्यवादी हूँ सर, यू आर रियली ग्रेट सर। इसने कर्नल भाटिया की शान में कसीदा पढ़ना शुरू कर दिया। कर्नल भाटिया समझ गया कि कामनी अग्रवाल अगर खुद इसमें दिलचस्पी ले रही है तो इसके पीछे कोई खास मकसद है, और अब इसे इस खास मकसद का पता भी लग गया था। वो जान गया था कि कामनी अग्रवाल अपनी गैर मुल्की तैनाती के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी। वो बड़ी प्रोफेशनल लड़की थी। इसे शुरू ही से कामनी पर बहुत एतमाद था। इसकी सलाहियतों का वो हमेशा मोतरफ रहा था। अब दोनों अपनी अपनी मार पर थे। अगर कामनी को गैर मुल्की पोस्टिंग के लिए किसी कारनामे की जरूरत थी तो कर्नल भाटिया को अपनी कमांड पर साबित करने के लिए कि वो मल्होत्रा से ज्यादा इसका अहल था, और वही एक ऐसी हस्ती थी जो ऐसे
SSB के बटवारी कैंप को कमांड कर सकती है। इसे ये साबित करना था। दोनों की निगाहें इस काम के लिए ताहिर पर लगी हुई थी। गो अहेड बेबी, मेक इट स्पेशल, इसने कामनी अग्रवाल की पीठ पर थपकी देते हुए कहा। कामनी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी आसानी से ये मुहिम सर कर ली जाएगी। इसने महज इस मफरूजे की बुनियाद पर कि कर्नल भाटिया ताहिर से पूरी उम्मीद है अंधेरे में तीर चलाया था, जो इसकी खुशकिस्मती से निशाने पर लगा था। इसे ताहिर से मुतल्लिक ग्रीन सिग्नल मिल चुका था। अब पोसवाल इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। ब्रिगेडियर मल्होत्रा कुछ दिनों के लिए रुखसत पर था और बटवारी कैंप की कमांड अमलन अब कर्नल भाटिया के हाथ में थी। पोसवाल को इस कैंप में जो गुस्तापू वाली हैसियत हासिल थी वो भी ब्रिगेडियर मल्होत्रा की वजह से थी। अब कम से कम वो ऑन द रिकॉर्ड इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। ऑफ द रिकॉर्ड अगर वो कुछ करना चाहता तो दोनों मिलकर इसका सामना कर सकते थे। अब मुश्ताक की मुखबरी भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, बल्कि अब इसे तौफीज करदा ड्यूटी के मुताबिक इस केस पर ज्यादा मेहनत करना थी और ताहिर को ये तासुर देना था कि वो इस पर मर मिटी है। इसे अपने जिस्म का आदी बनाना है। इसे ज़हनी और नफ्सियाती के साथ साथ बिलाखिर जिस्मानी मोहताजगी भी देना थी, ताकि वो फिर हमेशा के लिए इसका दम भरता रहे और इसका इशारा आबरू पर कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहे। कुछ भी। कर्नल भाटिया के ऑफिस से बाहर आते हुए कामनी सोच रही थी कि वाकई ही इसने कर्नल के सामने सच बोला है। अगर इसे ग्रीन सिग्नल मिल भी गया था तो वो दोनों कितना अरसा एक दूसरे के साथ रह पाएंगे। यहाँ तरबियत 2 माह में मुकम्मल हो जाएगी, जिसके बाद क्या वो लोग इसे ताहिर से राब्ता रखने की इजाजत देंगे? ए भगवान, मैं किस गोरख धंधे में फंसने जा रही हूँ। ये क्या शराब है देवी माँ, इसने बेबसी से हाथ मलते हुए कहा और ना जाने क्यों इसका दिल भर गया। आज जिंदगी में पहली मर्तबा वो एक ही दिन में 2 मर्तबा रोई थी। वहाँ किचन में इसने कमाल जब्त से अपने आप पर काबू पा लिया था, लेकिन यहाँ न जाने क्यों अपने कमरे में इसने खुद को तनबा तकदीर छोड़ दिया। जिंदगी में इससे पहले वो कभी सिसकियां लेकर नहीं रोई थी। आज वो बच्चों की तरह रो रही थी। इसे अपने आप पर तरस आ रहा था। वो अपनी बेबसी पर इसका दिल मातम करने को चाह रहा था। जाने इसने कब से अपने अंदर आंसुओं का ये समंदर जमा कर रखा था, जो अब रेत की सारी दीवारें तोड़कर बहता चला आ रहा था। और वो अकेली अपने कमरे में रोती रही। रोते रोते इसे नींद आ गई। इसे कुछ याद नहीं था। मामूल के मुताबिक ऑपरेटर ने टेलीफोन की घंटी बजाकर इसे 5 बजने पर बेदार किया। ये यहाँ की प्रैक्टिस थी। तमाम इंस्ट्रक्टर्स दोपहर के बाद अपने कमरों में कुछ देर आराम किया करते थे। 5 बजने के बाद इन्हें दूसरी क्लास की तैयारी के लिए बेदार किया जाता था। बाथरूम के शीशे में अपनी शक्ल पर नजर पड़ते ही वो मुस्कुरा दी। खिलाफे मामूल आज इसने सहपैर को बात लिया था और जब वो तैयार होकर बाहर आई तो इसे अपना बदन फूल की तरह हल्का फुल्का होने का एहसास हुआ, जिसे इसने अपने सर पर मौजूद वजन आंखों के रास्ते आंसुओं की सूरत बहा दिया था। इसने मामूल के मुताबिक कपड़े पहने थे जो जीन और जैकेट पर मुश्तमिल थे, क्योंकि अब वो अपने शागिर्दों के साथ तरबियत पर जा रही थी। कामनी ने इन तरबियती कैंपों में आने के बाद खुद को औरत समझना ही छोड़ दिया था। लेकिन आज एक तवील अरसे के बाद इसके अंदर की औरत को जैसे ताहिर ने दोबारा जिंदा कर दिया था। इसने कभी मेकअप नहीं किया था। मामूल की फेस क्रीम जरूर इस्तेमाल किया करती थी, लेकिन आज ना जाने क्यों इसने लिपस्टिक भी लगाई थी। अमूमन वो अपने घर रुखसती के वक्त या फिर जितने दिन अपने घर में रहती इस अरसे में लिपस्टिक लगाया करती थी, या फिर कैंप के बाहर कभी या देहरादून में किसी तकरीब में शिरकत के लिए करते हुए वो लिपस्टिक लगाती थी। इस तरह कैंप में होंठों को सुर्खी लगाने का ये इसका पहला मौका था। जब वो ताहिर के कमरे में पहुंची तो तीनों ही हैरान रह गए। ताहिर के लिए हैरानगी की बात इसकी लापरवाही थी, क्योंकि आज सुबह ही इसने ताहिर को खुद मोहतात रहने के लिए कहा था। अब वो खुद तमाम एहतियातें बलाए ताक रखकर बेतकल्फी से इसकी बाहों में बाहें डालकर इसे बाहर ले जा रही थी। सलीम और मुश्ताक होंकों की तरह दोनों के पीछे आ रहे थे। या अल्लाह खैर, सलीम ने दिल ही दिल में कहा, कहीं उल्टी आंतें गले को तो नहीं आ गई। यूं लगता है ताहिर ने कुछ ज्यादा ही जज्बाती अदाकारी कर दी है। लेकिन ये बेहतियाती ताहिर खुद यही सोचकर परेशान हो रहा था। रवानगी पर इसने ताहिर को अपने साथ बिठाया था और इन दोनों को पीछे। सलीम पर घबराहट तारी हो रही थी। इसे यकीन हो चला था कि अब मुश्ताक के लिए कोई मजीद सबूत तलाश करना मुश्किल नहीं होगा। वो किसी भी लम्हे मारे जाएंगे। इसे अपने फैसले पर खुद ही पछतावा हो रहा था। इसने ताहिर को किस काम पर लगा दिया। लेकिन ताहिर भी इतना बेवकूफ तो नहीं। इसने सोचा और तन ब तकदीर होकर बैठ गया। तमाम रास्ते वो तीनों से हंस हंस कर बातें करती आई थी। इस दौरान इसने पहाड़ी रास्तों पर ड्राइविंग करते हुए 2-3 मरतबा किसी बात पर कहका भी लगाया और एक मरतबा तो स्टीयरिंग पर इसका हाथ जरा सा बहका और तीनों सहम कर रह गए। अरे इसमें डरने वाली क्या बात है, इसने गाड़ी को सीधा करते हुए कहा और तीनों ख्वामख्वाह मुस्कुरा दिए। तरबियत गाह पर पहुँच
पहुंचकर वो रुक गए। गाड़ी के डैशबोर्ड पर इसने नक्शा निकालकर बोनट पर बिछा दिया और इन्हें हाथ के इशारों से समझाने लगी कि कौन कौन सा टारगेट कहाँ कहाँ मुमकिन है। जिसके बाद इसने सलीम और मुश्ताक को डिमी बम देकर जंगल और पहाड़ी रास्तों पर रवाना कर दिया। सबने अपनी अपनी घड़ियां आपस में मिला ली थी। इन्हें अपना अपना काम मुकम्मल कर इस जगह वापस पहुंचना था। दोनों ताहिर की तरफ देखते हुए अपनी अपनी मंजिल की तरफ चल दिए। दोनों ने कुछ रास्ता इकट्ठे तय करना था, जिसके बाद इन्हें अलग होना था। मैडम ताहिर पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान नहीं होगी क्या? अचानक ही मुश्ताक ने सलीम से कहा। सलीम का दिल धक से रह गया। इसे बहुत सोच समझ कर जवाब देना था। वो कतन ये तासुर देने के लिए तैयार नहीं था कि वो और ताहिर एक ही हैं। अलबत्ता एक बात की इसे अब तक समझ आ गई थी कि अगर वाकई ही ताहिर ने कामनी को शीशे में उतार लिया था तो हरगिज बेएहतियाती ना खुद कर सकता था और ना ही कामनी को ऐसा खतरा मोल लेने की इजाजत दे सकता था। अगर कामनी ताहिर में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी जाहिर कर रही थी तो ये जरूर किसी प्लान का हिस्सा होगा। इस सोच के बाद अब वो मुतमईन होकर उसकी हाँ में हाँ मिला सकता था। हाँ भाई, अपने अपने नसीब हैं। पिछली मर्तबा वहाँ राजस्थान में हमारा भी दिल लग गया था। इस मर्तबा हम यूं ही रह गए। बहरहाल अभी तो काफी अरसा बाकी है, हमें भी महरूम नहीं रखा जाएगा। वैसे है साली पटाखा। इसने मुश्ताक की तरफ देखकर आंख दबाई। मुश्ताक के लिए इसका जवाब बिल्कुल गैर मतवक्को था, लेकिन वो नॉर्मल रहा। अब वो कम से कम पोसवाल को जरूर यकीन दिला सकता था और पोसवाल से खासी नकदी और शराबो शवाब की सूरत में इनाम हासिल कर सकता था। हाँ, वाकई ही अपनी अपनी किस्मत है। मुश्ताक ने बज़ाहिर ठंडी आ भरी और दोनों अलग हो गए। अब इन्हें 1 घंटे अलग अलग गुजारना था। अपने अपने टारगेट हिट करने थे। दोनों ने अपनी अपनी वॉकी टॉकी चेक की और कामनी को रवानगी का सिग्नल देकर अपनी अपनी मंजिल की तरफ चल दिए। घबरा गए क्या? कामनी ने इनके वहाँ से हटते ही ताहिर से कहा। नहीं, लेकिन ताहिर को समझ नहीं आ रही थी कि क्या कहे क्या ना कहे। भाई मैंने सोचा जब प्यार किया तो डरना क्या। तुमसे मिलने के बाद मेरे अचानक ही ख्याल बदल गए। जब तुम मेरे लिए अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे तो मैं क्यों करूं? भाड़ में गई तमाम एहतियातें और वो पोसवाल और ये तुम्हारा जासूस। कामनी की मुस्कुराहट किसी और बात की चुगली खा रही थी। ताहिर अभी तक उलझन का शिकार था। कामनी, खुदा के लिए सस्पेंस खत्म करो। तुम जानती हो मुझे तुम्हारी ज्यादा फिक्र है। इसने कह ही दिया और कामनी पर हंसी का दौरा पड़ गया। हंसते हंसते वो ताहिर से बगलगीर हो गई और इसे अपने साथ घसीटती हुई जीप के नजदीक ही एक बड़े पत्थर की तरफ ले जाकर बैठ गई।